दोस्तों, स्वागत है आपका जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट सीरीज चल रही है, जिसमें हमने जहाँ तक होब्स हो गया, लोक हो गया, रूसो हो गया। लास्ट टाइम हमने बेंथम कवर किया था और बेंथम कवर करते टाइम मैंने आपको बताया था कि जब जब तक हम जेएस मिल को कम्प्लीटली नहीं पढ़ लेते हैं, तब तक हम बेंथम को कंप्लीट नहीं मानते। इसलिए जो बेंथम की वीडियो है वो आपको जेएस मिल के साथ देखनी है। फिर मैं आपको यही बताऊंगा कि यदि आप जेएस मिल की ये जो वीडियो है ये आप पहले देख रहे हैं, तो पहले आप बेंथम को जाके देखें, तब जाके आपको जेएस मिल अच्छे से समझ में आएंगे। तो खैर, अभी के लिए हम जेएस मिल को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जेएस मिल के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि जेएस मिल कैसे जो क्लासिकल लिबरलिज्म से मॉडर्न लिबरलिज्म की तरफ जो ट्रांजिशन हो रहा था, उसके बीच में कैसे वो ब्रिज फॉर्म करते हैं, कैसे वो इस ब्रिज को फॉर्म करते टाइम वो दोनों ही खेमे में अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। जैसे क्लासिकल लिबरलिज्म से धीरे धीरे जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है आपके मॉडर्न लिबरलिज्म में, उसके बीच में वो एक सेतु बांधने की कोशिश करते हैं और इसके लिए उनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है टीएच ग्रीन के द्वारा। इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे और उनका जो इनिशियल जो चाइल्डहुड अपब्रिंगिंग्स है, पेरेंटिंग है, वो किस हिसाब की रही है, उनको जो उन्होंने जो थिंकिंग अपने ही जो उनके गुरु थे बेंथम और उनके फादर भी उनके मेंटर थे जेम्स मिल, उनके जो वर्क थे यूटिलिटेरियनिज्म को कैसे वो डिफेंड करते हैं और उनको रिफाइन करते हैं। जो यूटिलिटेरियनिज्म को बिल्कुल खत्म करने की बात नहीं करते, वो उसको रिफाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बेंथम पढ़ाते टाइम मैंने आपको बताया था कि बेंथम जो है वो हैप्पीनेस, यूटिलिटेरियनिज्म को सिर्फ ही सिर्फ किस चीज़ से तोलते हैं, क्वांटिटेटिव तरीके से, ठीक है, क्वालिटी नहीं मेजर करते। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे उनका जो चाइल्डहुड में उनको इतना प्रेशराइज किया जाता है जेएस मिल को कि एक्सटेंसिवली उनको पढ़ाया जाता है, तो उसकी वजह से उनको काफ़ी जो मेंटल ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ता है, मेंटल डिजीज का सामना करना पड़ता है, और वो कैसे जो पोइट्री है उससे उसकी वजह से वो बाहर निकलते हैं, और वो जो यूटिलिटेरियनिज्म में कैसे वो अपना एक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं जेएस मिल के बारे में। तो स्टार्टिंग में जब हम देखते हैं कि इनका जो जन्म है वो लंदन इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। इनके जो फादर थे वो जेम्स मिल थे, वो स्कॉटिश फिलोसफर थे, हिस्टोरियन थे और इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने ही, एक तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेंथम और जो इनके फादर थे जेम्स मिल, उनके बीच में काफ़ी इंटेलेक्चुअल रिलेशनशिप थे। जहाँ तक यूटिलिटेरिज्म हम देखते हैं कि बेंथम को बोला जाता है कि फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, लेकिन वहीं पे यूटिलिटेरिज्म को बढ़ावा या उसको प्रचार प्रसार के लिए देखा जाता है तो जेम्स मिल को देखा जाता है। जेम्स मिल यूटिलिटेरियन जो थिंकिंग है उसको बढ़ावा देते हैं, उसको एक्सपेंड करने में उनका जो बेंथम है उसका साथ देते हैं। तभी मैं बता रहा हूँ कि बेंथम और इनके जो फादर हैं जेम्स मिल, उनके बीच में काफ़ी इंटेलेक्चुअल रिलेशनशिप थे और वो काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड भी थे इस चीज़ से, और वो चाहते थे कि जो उनका बेटा है जेएस मिल वो भी एक्सटेंसिवली एक अच्छी अपनी पढ़ाई करे जल्दी से जल्दी। तो जहाँ तक हम देखते हैं इनका जो इनिशियल स्टेज में जब मैंने आपको बेंथम करवाया था तो उसमें बेंथम में मैंने आपको बताया था कि वो जब 7 साल के थे तब उन्हें लैटिन ग्रीक वगैरह ये सीख ली थी। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जेएस मिल को उनके फादर जेम्स मिल इतने प्रेशराइज करते हैं पढ़ाने के लिए कि आपको जल्दी से जल्दी वो चीज़ कवर करनी है। बचपन से ही उन पर काफ़ी प्रेशर बनाया जाता है। वो चाहते थे कि ये एक लीडर बने, एक इंटेलेक्चुअल बने, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए उनको प्रेशराइज किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि बेंथम और जेम्स मिल, उनके फादर जो हैं, उनके बीच में इंटेलेक्चुअल रिलेशनशिप थे और वो यूटिलिटेरियनिज्म जो आइडियोलॉजी, जो थिंकिंग थी, उसको प्रमोट करते थे। तो कहीं ना कहीं उनके फादर का इसी तरफ उनके फादर जेम्स मिल टिल्टेड थे कि जो इसका जो यूटिलिटेरिज्म का प्रभाव है वो उनके बेटे पे भी पड़े, जेम्स मिल भी उसको, इस थिंकिंग को सीखें और इसको बढ़ावा दें। तो इसी में हम देखते हैं कि जब उनकी एजुकेशन है वो बहुत ही एक्सटेंसिवली, काफ़ी हार्ड तरीके से उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए बोला जाता है एजुकेशन में, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल्स इम्प्लीमेंट करके उनके फादर, क्योंकि यूटिलिटेरियन जो आइडियोलॉजी है उसको प्रमोट करते हैं, जो थिंकिंग है उसको प्रमोट करते हैं। इसीलिए उनको जो जेएस मिल है उनको भी एक्सटेंसिवली स्ट्रिक्टली उस चीज़ों को फॉलो करने के लिए बोला जाता है। और देखते हैं कि 3 साल की एज में वो जो लर्निंग स्टार्ट कर देते हैं, ग्रीक हो गया, 8 साल की एज में वो पढ़ने लगते हैं क्या, प्लेटो के डायलॉग्स, ठीक है, लैटिन, वो उसके लैटिन जो भाषा है उसके बारे में पढ़ने लगते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जहां हम बेंथम के बारे में देखते हैं कि वो जहां 7 साल में वो चीज़ें पढ़ रहे हैं, यहीं जेएस मिल पे इतना प्रेशराइज उनको किया जाता है उनके फादर के द्वारा, जेम्स मिल के द्वारा, कि उनको वो 3 साल से ही वो ग्रीक वगैरह, लैटिन वगैरह इन सब के बारे में नॉलेज प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। जब वो 17 साल के होते हैं तब वो ज्वाइन करते हैं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, और उसके बाद उनका जो प्रमोशन हो जाता है वो बन जाते हैं हेड ऑफ एग्जामिनर ऑफिस। उनका बेसिकली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें बेसिकली उनका इन्वॉल्वमेंट
इन्वॉल्वमेंट इतना था कि वो एनालाइज करें शेपिंग ब्रिटिश जो पॉलिसी है इन इंडिया की, जो ईस्ट इंडिया कंपनीज की जो पॉलिसीज़ हैं उनको एनालाइज करें, उनको शेपिंग करें, इंडिया में जो वो पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करने वाले हैं उनको काफ़ी मेंटल ब्रेकडाउन भी होते हैं, क्योंकि जब भी इतनी इनिशियल स्टेज पे यदि आपका बचपन छीन लिया जाए, आपको एक्सटेंसिवली बुक के बीच में रखा जाए, किताबों के बीच में रखा जाए, आपको बार बार 24 घंटे बोला जाए कि आपको पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, ठीक है, आपको 3 साल की एज आप क्या मानते हैं एक बच्चे के लिए? यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 साल के बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता है कि क्या है, वो समझ ही डेवलप नहीं कर पाते। यहाँ पे इन पे इतना प्रेशराइज, जेम्स मिल इनके फादर इतना प्रेशराइज करते हैं इनको कि ये ग्रीक लैटिन जैसी भाषाएं सीखने लग जाते हैं 3 साल का। तो इसकी वजह से जो 20 साल के जब वो होते हैं तो उनको काफ़ी जो मेंटल ब्रेकडाउन होते हैं, और उस ब्रेकडाउन से बाहर निकलने के लिए, ब्रेकडाउन क्यों होते हैं मैंने बता दिया कि इंटेंस प्रेशर ऑफिस अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन, क्योंकि जेम्स मिल उनके फादर थे, उन्होंने काफ़ी इनको प्रेशराइज किया था, इस वजह से उनको जो मेंटल ब्रेकडाउन होने लगते हैं। और रिकवरी वो कैसे करते हैं, वो पोइट्री की वजह से अपना जो मेंटल ब्रेकडाउन है उससे रिकवरी करते हैं, ठीक है। और जो वो फ्रेंडशिप थी उनकी, आगे हम देखेंगे उनकी वाइफ के बारे में, जो उनकी बेस्ट फ्रेंड थी, 21 साल वो उनकी बेस्ट फ्रेंड रही थी, उसके बाद उन्होंने शादी की थी। तो बेसिकली इसी वजह से आप देखते हैं कि मेंटल ब्रेकडाउन आता है। इतने इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, पहले से 3 साल से उनको काफ़ी स्ट्रिक्टली उनको ये चीज़ बताई जाती है कि आपको पढ़ना है, लैटिन ग्रीक वगैरह, प्लेटो के डायलॉग वगैरह, ये सब चीज़ें, फिलोसफी, ठीक है, ये सब उनको पढ़ाया जाता है। लेकिन 17 से 20 साल के आसपास उनको मेंटल ब्रेकडाउन होते हैं, और उससे वो कैसे निकल पाते हैं? पोइट्री की वजह से निकल पाते हैं। कहीं ना कहीं उनके फादर का इन्फ्लुएंस, वो बेंथम से भी काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, क्योंकि बेंथम को हम बोलते हैं फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, और जेम्स मिल उनके फादर हैं, जेएस मिल के, वो भी इनको बोलते हैं कि आपको यूटिलिटेरियनिज्म को प्रमोट करना है। तो बेसिकली जब वो देखते हैं उनका मेंटल ब्रेकडाउन होता है पोइट्री की वजह से, फ्रेंडशिप की वजह से वो बाहर निकल के आते हैं, तब वो समझ पाते हैं इस चीज़ को कि जो प्लेजर और पेन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो जो प्लेजर है जिसको बेंथम बोलता है, जेम्स मिल उनके फादर भी यही मानते हैं कि वो क्वांटिटेटिव बेस्ड है। ये कहता है कि क्वांटिटेटिव तो है ही, आपको क्वालिटेटिव भी आपको ऐड करना पड़ेगा। क्वालिटेटिव मतलब हैप्पीनेस। अब प्लेजर 2 वर्ड हैं, जैसे प्लेजर और हैप्पीनेस, तो इसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़े तो आपको सुपीरियर आपको बताना है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस में क्या है कि हैप्पीनेस में एक फीलिंग ऐड होती है, क्वालिटेटिव फीलिंग ऐड होती है, ठीक है। प्लेजर को यदि देखा जाए तो प्लेजर आपका क्वांटिटेटिव हो सकता है, लेकिन जो हैप्पीनेस होती है जिसमें एक फीलिंग ऐड होती है, तो उसमें क्या होता है, आपका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही नेचर आ जाते हैं। तो अपने जो मेंटल ब्रेकडाउन से वो निकलते हैं पोइट्री फ्रेंडशिप की वजह से, उसकी वजह से वो यूटिलिटेरियनिज्म में वो चाहते हैं कि जो हैप्पीनेस है, जैसे हमने बेंथम को पढ़ते टाइम मैंने आपको बताया था कि वो फैल्सिफिक कैलकुलस का मॉडल देते हैं कि जिसमें हैप्पीनेस, प्लेजर को मापा जाए, ठीक है। और वो जो हैप्पीनेस और जो प्लेजर है वो कैसी है, वो क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो जेएस मिल है वो जो यूटिलिटेरियनिज्म को रिफाइन करते हैं, और वो अपना एक कॉन्सेप्ट भी ऐड करते हैं कि आपको इसमें क्वांटिटेटिव के साथ क्वालिटेटिव मेजरमेंट भी आपको इसमें होना चाहिए, ठीक है। उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में देखते हैं। उनकी जो बेस्ट फ्रेंड थी हैरियट टेलर, वो उनसे मिली थी 1830 में, और 1851 में उनकी शादी हो जाती है। 21 साल उनकी फ्रेंडशिप रहती है। हैरी टेलर की वजह से भी हम देखते हैं उनके जो फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी है उन पे भी काफ़ी उनका फ़र्क पड़ता है। जब उनके इंपॉर्टेंट वर्क हम देखेंगे तब उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनकी जो वाइफ है हैरी टेलर, इनकी जो थिंकिंग है, राइटिंग है, उस पर कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। 1873 में फ्रांस में इनकी डेथ हो जाती है, और बेसिकली मिल्स आइडियाज़ ऑन लिबर्टी, यूटिलिटेरिज्म, सोशल जस्टिस हैड लास्टिंग, क्योंकि इनका काफ़ी इम्पैक्ट रहता है। अभी तक जब हम पढ़ते हैं यूटिलिटेरिज्म तो उसमें बेंथम अपने आप में कंप्लीट नहीं होते जब तक हम जेएस मिल के बारे में नहीं पढ़ लेते, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स। तो इंपॉर्टेंट वर्क में जो सबसे पहला इनका आता है सिस्टम ऑफ लॉजिक के बारे में बात करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि ट्रीटीज ऑफ लॉजिक एंड साइंटिफिक मेथड के बारे में वो बात करते हैं। वो बताते हैं कि मेजर फिलोसफर ऑफ साइंस एंड आउटलाइन द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में वो बात करते हैं। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जब वो इंडक्टिव सिस्टम ऑफ लॉजिक के बारे में बात करते हैं, साइंस के बारे में बात करते हैं, तो ऑब्वियसली वो इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। आपने दो वर्ड देखे होंगे, एक तो आता है डिडक्टिव रीजनिंग, एक आता है आपका इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव एक अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच, इंडक्टिव अप्रोच आपको ध्यान करना है। जब हमने प्लेटो पढ़ा था, जब मैंने आपको बताया था कि वो डिडक्टिव अप्रोच को फॉलो करते हैं। एरिस्टोटल पढ़ा था, जब मैंने आपको बताया था वो इंडक्टिव अप्रोच को फॉलो करते हैं। बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच में? जो डिडक्टिव आपकी अप्रोच है बेसिकली उसका मतलब यही है, वो जनरल से आपका जो स्पेसिफिक जो स्टेटमेंट है उसकी तरफ जाती है। कैसे? जैसे मान के चलो कि मान के चलो एक जनरल स्टेटमेंट है कि सभी पक्षियों के पंख होते हैं,
ठीक है, उसके बाद आपको बताया जाए, ये एक जनरल स्टेटमेंट होगी। तो अब दूसरी स्टेटमेंट आपको दी जाए कि चिड़िया एक पक्षी है, तो ऑटोमेटिक आप किस पे चले जाओगे, जनरल स्टेटमेंट से स्पेसिफिक की तरफ आप चले जाओगे। क्यों? क्योंकि आप इससे अंदाजा लगा लोगे कि चिड़िया भी एक पक्षी है तो उसके भी पंख होंगे। लेकिन यहाँ पे जो इंडक्टिव जो रीजनिंग है, इंडक्टिव अप्रोच है, वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। उसमें पहले से आपको डिसाइड नहीं किया जाता। जैसे अभी डिडक्टिव अप्रोच का एक और एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि मान के चलो इंडिया चाइना के जो रिलेशन है वो खराब है, तो और लेकिन अब इसका मतलब यही है कि उसके हिसाब से तो यही है कि सभी चाइनीज बेकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडक्टिव अप्रोच बेस्ड होती है साइंस पे। साइंस मीन ऑब्जर्वेशन, कि जैसे मान के चलो कि आपका जो सूरज है वो ईस्ट साइड से उगता है, राइज होता है, ठीक है। तो उसी में यदि आपको आपको क्या करना है कि कल भी ये चीज ऐसे हुई थी, तो आप डेली बार 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 वो चीजें सेम रिपीट होती देख रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन का कॉन्सेप्ट आता है। इसलिए जो इंडक्टिव रीजनिंग है वो डिडक्टिव रीजनिंग से बिल्कुल ही अपोजिट है। जहां पे हम आपकी डिडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं, तो डिडक्टिव रीजनिंग में यही है कि आपका जनरल स्टेटमेंट से आप स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, ठीक है, जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। यहाँ पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं, बिल्कुल अपोजिट है। तो इस एग्जाम्पल से आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। बेसिकली सिस्टम ऑफ लॉजिक में वो इसी के बारे में बात करते हैं। दूसरा है उनका प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जिसमें वो बात करते हैं कि वो जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसको ब्लेंड करने की बात करते हैं विद सोशल फिलोसफी, ठीक है। उसमें वो बात करते हैं कि एड्रेस द इश्यू सच ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट, इंटरवेंशन इन इकोनॉमी। मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि ये कैसे जो क्लासिकल लिबरलिज्म से जो मॉडर्न लिबरलिज्म में जो ट्रांजिशन हो रहा था उस टाइम पे, ये ट्रांजिशनल थिंकर है। ये उस दोनों के बीच में एक सेतु बांधने की कोशिश करते हैं, दोनों को मैनेज करने की बात ये करते हैं। बेसिकली आपको जब भी हम क्लासिकल लिबरलिज्म पढ़ते हैं तो आपको ये पता होगा कि उसमें ये है कि इंडिविजुअल को मैक्सिमम फ्रीडम दी जाती है, ठीक है, स्टेट का इंटरवेंशन कम से कम होता है। लेकिन जैसे ही हम मॉडर्न लिबरलिज्म में आते हैं तो वहां पे क्या होता है, आपका जो स्टेट का जो वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो बढ़ने लगता है। जब हम टीएच ग्रीन करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद जो नियो लिबरलिज्म है वो क्या करता है, जो जो स्टेट का जो वेलफेयर सिस्टम है उसको रोल बैक करता है। उसके फादर हयाक माने जाते हैं, वो रोड टू सर्वडम, ये आपने जो राइटिंग में वो बताते हैं कि जो स्टेट का जो वेलफेयर सिस्टम है उसको रोल बैक करना चाहिए। तो वो खैर अब जब हम पॉलिटिकल थ्योरीज करेंगे उसमें हम करेंगे। अभी के लिए आपको ये जानना है कि ये एक ट्रांजिशनल थिंकर है। जैसे मैकियावेली हमने देखा था, चाइल्ड ऑफ रेनेसांस उनको बोला गया था। तो इसी हिसाब से ये भी लिबरलिज्म का जो क्लासिकल लिबरलिज्म से जो ट्रांजिशन हो रहा था मॉडर्न लिबरलिज्म की तरफ, उसके बीच में सेतु बांधने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे वो बताते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इकोनॉमी एंड सोशल इंप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस। बेसिकली यही है कि वो कहीं ना कहीं जो स्टेट का भी रोल कंसीडर करते हैं, क्योंकि क्लासिकल लिबरलिज्म में जब हम देखते हैं कि फादर ऑफ लिबरलिज्म आपका लोक माने जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल को मैक्सिमम क्या देते हैं, वो राइट्स प्रोवाइड करते हैं और स्टेट की जो इंटरवेंशन है वो कम से कम रखते हैं। लेकिन यहाँ पे ये क्या करते हैं कि धीरे धीरे जो ट्रांजिशन हो रहा है स्टेट की तरफ, वेलफेयर स्टेट, क्योंकि मॉडर्न लिबरलिज्म है तो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट तो आएगा ही इसमें। तो इसी वजह से ये क्या करते हैं, ये बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी की, जिसमें वो ब्लेंड करना चाहते हैं इकोनॉमिक थ्योरी विद सोशल फिलोसफी। और वो बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की, जिसमें रोल होगा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इन इकोनॉमी, इसके बारे में वो बात करते हैं। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है वो उनका ऑन लिबर्टी, जिसमें वो बात करते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम की एंड लिमिट्स ऑफ सोशल गवर्नमेंट अथॉरिटी। क्योंकि इसमें बिल्कुल ही अपोजिट वो बात करते हैं, क्योंकि एडवोकेट करते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम का और उस पर जो लिमिट जो लगाई जाती है सोसाइटी की वजह से और गवर्नमेंट अथॉरिटी की वजह से, इसके बारे में वो बात करते हैं। इसमें वो बताते हैं बेसिकली इसी में, इस वर्क में ही सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है उनका हार्म प्रिंसिपल वो देते हैं। हार्म प्रिंसिपल का मतलब यही है कि ऑन लिबर्टी में जैसे मैंने आपको बताया कि वो इंडिविजुअल फ्रीडम को सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सट्रीम आपकी किसी भी एक इंडिविजुअल को एक्सट्रीम फ्रीडम प्रोवाइड करने की बात करते हैं कि आपको इतनी फ्रीडम या लिबर्टी है आप कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, वो रेस्ट्रिक्शन भी लगाते हैं। वो इसी में एक हार्म प्रिंसिपल भी देते हैं। हार्म प्रिंसिपल का मतलब यही है कि आपको फ्रीडम है, आपको आज़ादी है, आपको लिबर्टी है सब कुछ करने की, लेकिन वो तभी तक है जब तक आप दूसरे की आज़ादी या लिबर्टी को इन्फ्रिंज ना करें, इन्वेड ना करें, आप दूसरे के जो स्फीयर है उसमें ना जाएं। आप ठीक है, आप फ्रीडम आप इंजॉय करें, आप लिबर्टी इंजॉय करिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे की फ्रीडम को भी हैम्पर करेंगे। तो इसको बोला जाता है हार्म प्रिंसिपल। ऑन लिबर्टी में बसरते वो बात करते हैं आपका इंडिविजुअल फ्रीडम की, लेकिन साथ ही साथ वो देते हैं हार्म प्रिंसिपल भी कि आपको फ्रीडम इंजॉय करते टाइम पे आपको ऐसा नहीं है कि आप दूसरे की जो फ्रीडम है उसको भी क्या करें,
आप खराब करें, ऐसा नहीं करना है। तो इसको बोलते हैं उनका हार्म प्रिंसिपल। जब वो इस वजह से भी उनको, जब हम इनका क्रिटिसिज्म देखेंगे, जो बर्लिन है इनको क्रिटिसाइज करते हैं कि आप एक इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है उसको लिमिट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जेएस मिल की ये जो स्टेटमेंट हम देखते हैं हार्म प्रिंसिपल में, वो देने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, आपको लिबर्टी और फ्रीडम है, आपको आज़ादी है सब कुछ करने की, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि आप दूसरे की जो आज़ादी है उसको आप खराब करेंगे, दूसरे की लिबर्टी है उसको आप इन्फ्रिंज करेंगे। तो बेसिकली ऑन लिबर्टी वर्क में सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क है हार्म प्रिंसिपल, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि हार्म प्रिंसिपल डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट फॉर्म में भी, और किस वर्क में मेंशन किया था जेएस मिल ने, ये भी आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है उनका कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं। वो बात करते हैं एग्जामिनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यदि आपने बेंथम की वीडियो देखी है तो बेंथम की वीडियो में मैंने बताया था कि बेंथम भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को प्रमोट करते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होगी, वो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल पे बेस्ड होगी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो होगी, लेकिन वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होगी, आपका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल है उस पे बेस्ड होगी आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, यहीं पे बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं। ये बताते हैं बेस्ट फॉर्म, जो डेमोक्रेटिक जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें वो बात करते हैं रोल ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड इंपोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी राइट्स के बारे में बात करते हैं। और वो बताते हैं कि जो गवर्नमेंट है, जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, वो प्रमोट करेगी, वो क्या करेगी, माइनॉरिटी राइट्स को प्रमोट करेगी, और क्या करेगी, आपका खत्म करेगी जो मेजोरिटी की जो तानाशाही है उसको खत्म करेगी। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसमें उनका जो एक और इंपॉर्टेंट वर्क है जो है यूटिलिटेरियनिज्म, जिसमें क्या करते हैं वो डिफेंस करते हैं। ठीक है, डिफेंड करते हैं और रिफाइन करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जो यूटिलिटेरियन एथिकल थ्योरी ओरिजिनल जो डेवलप्ड बाय जेरेमी बेंथम, बेसिकली इसमें यही है कि जो आपके जो फादर माने जाते हैं यूटिलिटेरिज्म के, वो बेंथम माने जाते हैं। लेकिन उसी में जब हम देखते हैं उनका मेंटल ब्रेकडाउन होता है, उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली की जाती है, तो 20 के साल में उनका मेंटल ब्रेकडाउन होता है और वो पोइट्री और फ्रेंडशिप की वजह से निकल के आते हैं। तब वो जो हैप्पीनेस है, क्वालिटेटिव हैप्पीनेस, क्वालिटेटिव प्लेजर की जो अहमियत है वो समझ पाते हैं। तो इसीलिए यूटिलिटेरियनिज्म में वो रिफाइन करने की बात करते हैं, और वो कहीं ना कहीं वो इंट्रोड्यूस करते हैं क्वालिटेटिव, जो आपका मैंने पहले ही बताया था कि आपको क्या है कि क्वांटिटेटिव बेस्ड आप हैप्पीनेस सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं होती है, वो क्वालिटेटिव भी होती है। जहां पे इसीलिए इन्होंने स्टेटमेंट दिया था बेंथम को क्रिटिसाइज करते हुए कि एक बार को आप यदि सोक्रेटिस को डिससेटिस्फाई करते हैं वो ठीक है, यदि आप एक मूर्ख या पिग सुअर को सेटिस्फाई करते हैं उससे बढ़िया है, तो उससे बढ़िया तो ये है कि आप एक सोक्रेटिस को डिससेटिस्फाई कर दो। तो ये बेंथम को क्रिटिसाइज करते टाइम ये आपका जो स्टेटमेंट देते हैं कि आपको क्या है, क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल ही बेंथम क्या करते हैं कि वो क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट पे चले जाते हैं, वो क्वालिटी को बिल्कुल ही दरकिनार कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये क्या करते हैं कि मेंटल ब्रेकडाउन के बाद जिस हिसाब से पोइट्री और फ्रेंडशिप की वजह से ये बिल्कुल ही उस चीज़ को समझते हैं, क्वालिटी जो हैप्पीनेस में जो क्वालिटी है उसको समझते हैं, तो इसलिए वो इसमें इस वर्क में वो बात करते हैं कि उसको रिफाइन करते हैं यूटिलिटेरिज्म को, क्वांटिटेटिव प्लस आपका क्वालिटेटिव जो कॉन्सेप्ट वो लेके आते हैं। ठीक है, तो इस बारे में वो बात करते हैं। जो पॉजिटिविज्म है जो ऑगस्टे का है, उसको वो क्या करते हैं, उसको अप्रिशिएट तो करते हैं, लेकिन उसको क्या करते हैं वो क्रिटिसाइज भी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, वो प्रमोट करते हैं अथॉरिटेरियन अप्रोच को प्रमोट करते हैं आपके ऑगस्टे। लेकिन यहाँ पे वो क्या करते हैं, वो जेएस मिल आपके क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इसलिए वो क्रिटिसाइज करते हैं इस वर्क में। ठीक है, तो बेसिकली जो यदि आपको ये पूछा जाए कि पॉजिटिव जो फिलोसफी है इसका मतलब क्या है, तो आपको जो एंशिएंट टाइम पे क्या होता था कि मान लो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लो बारिश हो रही है। ठीक है, तो बारिश हो रही है, तो पुराने ज़माने में जब बिल्कुल ही धर्म को बिल्कुल सब कुछ माना जाता था, ठीक है, तो उसमें यदि बारिश हो रही है तो वो मानते थे कि जो बारिश का देवता है वो क्या है, वो आज नाराज है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, आपके ट्रांजिशन हुआ, थोड़ी बहुत नॉलेज गेन हुई, तो उसके बाद क्या बोले जाना, मेटाफिजिकल यदि नैरेटिव के हिसाब से देखा जाए तो उसके हिसाब से इसी यदि बारिश हो रही है तो वो बोलते थे कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन यहीं पे यदि हम पॉजिटिव लॉज के बारे में बात करते हैं, पॉजिटिव फिलोसफी के बारे में बात करते हैं, तो उसमें बताया जाता है, उसमें बिल्कुल ही साइंटिफिक तरीके से बात की जाती है कि जो हवा है वो गर्म हुई है, वो उठी है, उसके बाद क्या है, कंडेंस हुई है, और उसके बाद आपकी बारिश हुई है। तो इन सब चीज़ों मतलब साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन करने की बात करती है। तो इसलिए पॉजिटिव लॉज के बारे में मैंने आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है। लेकिन यहीं पर जो ऑगस्टे के जो पॉजिटिविज्म फिलोसफी है, क्योंकि इसमें वो अथॉरिटेरियन अप्रोच को प्रमोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जेएस मिल अपने क्या करते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करते हैं, इसलिए उनको क्रिटिसाइज करते हैं। उनका जो लास्ट जो वर्क है 3 एसेज ऑन रिलीजन, जो उनके मरने के बाद 1874 उनके मरने के बाद जो पब्लिश होता है, जिसमें वो बात करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं नेचर ऑफ रिलीजन और जो धर्म का जो रोल है सोसाइटी में,
और मोरालिटी पे उसको स्टडी करने की बात करते हैं। और जो मिल है, जेएस मिल है, वो क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं जो ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीफ है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि वो थोड़ा सा इसमें जो ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीफ पे विश्वास ना करते हुए वो क्या करते हैं, वो एम्फसाइज करते हैं किसको, वो प्रोपोज्ड ए नेचुरलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं। मॉरलिटी एम्फसाइज इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स बेस्ड ऑन ह्यूमन बीइंग रेदर देन डिवाइन कमांड, कि ऐसा नहीं है कि आपको ये बता दिया जाए कि भगवान ने ऐसा किया है तो उस हिसाब से उसको ना मान के आपको बेस्ड ऑन ह्यूमन वेलबींग एथिकल वैल्यूज जो हैं उसके हिसाब से आपको चलना है। बेसिकली वही है कि जो नेचर ऑफ रिलीजन है, धर्म है, उसको क्या से उसका जो सोसाइटी में रोल है उसको मतलब अंधा विश्वास नहीं करना है उस चीज़ पे। आपको जो ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर है, उसके हिसाब से उसको समझना है। बेसिकली इसी के बारे में वो बात करते हैं। अब हम देखते हैं जेएस मिल की इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि कौन सी बुक में उन्होंने कौन सी जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी थी। ये जो काफ़ी बार स्टेटमेंट है ये आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीन का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जिसमें इसने कहा था कि ओवर हिमसेल्फ, ओवर हिज ओन बॉडी एंड माइंड, इंडिविजुअल इज सोवरेन, कि इंडिविजुअल क्या है, सोवरेन है। ये अपनी ओन लिबर्टी बुक में उन्होंने दिया था। लेकिन यही स्टेटमेंट में आपसे को ये देखना है कि स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं है कि इंडिविजुअल सोवरेन है, उसके पास फ्रीडम है, लिबर्टी है, तो वो कुछ भी कर सकता है। आपको बेसिकली सिर्फ इतना देखना है कि ओन लिबर्टी वर्क में आपके दिमाग में इतना रहना चाहिए कि ओन लिबर्टी वर्क में उसने हार्म प्रिंसिपल भी दिया है, जिसमें जो इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है उसको थोड़ी बहुत रेस्ट्रिक्ट करने की बात की गई है कि भाई दूसरे का जो फ्रीडम है उसको आप खराब ना करें। तो इसके बारे में वो बात की है। दूसरी जो स्टेटमेंट है वो बताती है कि कोई भी स्टेट बड़ा नहीं होता जब तक क्योंकि कोई भी स्टेट बड़ा नहीं होता क्योंकि वो क्या करता है, जो अपने ही स्टेट के जो लोग हैं उनके राइट्स को छोटा करता है। मतलब यही है कि इसमें बताने की यही बात कर रहा है कि कोई भी स्टेट महान तब होता है जब वो उसी के जो उस स्टेट में जो सिटीजन उसके रह रहे हैं उनको मैक्सिमम वो राइट्स प्रोवाइड करें, मैक्सिमम फ्रीडम या लिबर्टी के बारे में वो बात कर रहे हैं। तीसरी जो स्टेटमेंट है उसमें वो बात करते हैं कि द ओनली पर्पज फॉर विच पावर कैन राइटफुल एक्सरसाइज ओवर बाई सिविलाइज कम्युनिटी अगेंस्ट इज विच टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स। कि बेसिकली यही है कि यदि आपको ये है कि जो अकेली यदि आपको पावर का यूज़ करना है किसी भी एक सिंगल इंडिविजुअल मेंबर पे, बेसिकली इसी में भी वो हार्म प्रिंसिपल के बारे में बात करने की बात कर रहा है कि आपको किसी पे रेस्ट्रिक्शन लगाने की बात करनी है तो वो तभी लगानी है जब कोई एक इंडिविजुअल अपनी आज़ादी के चक्कर में दूसरे की आज़ादी को क्या कर रहा हो, इन्फ्रिंज कर रहा हो, ठीक है, उसमें बाधा डाल रहा हो। फोर्थ स्टेटमेंट है द प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टिंग सोशल रिलेशन बिटवीन टू सेक्सेस, लीगल सबऑर्डिनेशन वन सेक्स टू अनदर इज रॉन्ग टू नाउ वन कैन चीफ हिंड्रेंस द कॉमन इंप्रूवमेंट। बेसिकली इसमें वही है कि लिबर्टी के बारे में है, उसके बारे में बात कीजिए। जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है। लास्ट में है जो स्टेटमेंट है उसकी है जीनियस कैन ओनली ब्रीथ फ्रीली इन एटमॉस्फेयर। बेसिकली यही है कि इंटेलेक्चुअल आदमी अपना सारा काम वो तभी कर सकता है, वो फ्रीडम जब वो आज़ाद हो, उसको लिबर्टी हो। बेसिकली वो उसी बारे में बात कर रहे हैं, लिबर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, फ्रीडम के बारे में बात कर रहे हैं कि जो इंटेलेक्चुअल आदमी है वो अपनी जो पोटेंशियल को रीच तभी कर पाएगा जब उसके पास क्या हो, जो फ्रीडम का आपका इन्वायरमेंट हो। अब देखते हैं उनके क्रिटिसिज्म। जो क्रिटिसिज्म में मैंने आपको बताया था कि हार्म प्रिंसिपल में वो क्या करते हैं, हार्म प्रिंसिपल में इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है उसको थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्ट करने की बात करते हैं कि आप दूसरे की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट ना करें, अपनी फ्रीडम एंजॉय करते टाइम पे। तो इसीलिए बर्लिन इनको क्रिटिसाइज करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बारकर, उनको जो स्टेटमेंट है, आपको यदि सीधा पूछा जाए आपसे कि जेएस मिल को प्रॉफिट ऑफ एम्पिटी लिबर्टी किसने कहा था, तो वो आपके बारकर होंगे। बारकर ने उनको एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म कहा था, ठीक है। यहीं पे हम देखते हैं कि जो आपका लोक है उसको सीबी मैकपर्सन बोलते हैं, पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं इनका जो थर्ड है माइकल सैंडल, वो भी उनको जो इंडिविजुअल लिबर्टी है उसके लिए क्रिटिसाइज करते हैं। बर्क उनको क्रिटिसाइज करते हैं रेडिकल रिफॉर्म्स की वजह से, क्योंकि बर्क खुद क्या है, एक कंजर्वेटिव है, तो इसलिए जो रिफॉर्म्स वो चाहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, राइट टू वोट के बारे में बात करते हैं। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो जेएस मिल है आपके, वो क्या करते हैं, आपका जो राइट टू वोट के बारे में तो बात करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है तो राइट टू वोट तो होगा, लेकिन वन पर्सन वन राइट के बारे में बात नहीं करते। जैसे कि आज हम इंडिया में देखते हैं कि एक आदमी के पास एक वोट का अधिकार है, लेकिन वहीं पे आपका जेएस मिल क्या कहते हैं कि जो राइट्स है ना वोट का, वो क्या होना चाहिए कि जितना आदमी इंटेलेक्चुअल होगा उतना ही उसको क्या होना चाहिए, आपका जो वोट करने का राइट होना चाहिए। बेसिकली कि यदि एक पर्सन ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है तो उसके पास 2, 3, 4 आपके वोट होंगे, जितना वो मतलब पढ़ा लिखा कम है उसके पास उतने ही वोट कम होंगे। आज के टाइम पे यदि इंडिया में हम देखते हैं कि सभी बराबर हैं, सभी के पास एक वोट का अधिकार है, लेकिन जेएस मिल राइट टू वोट के साथ तो थे, लेकिन वो बताते हैं कि जितना इंटेलेक्चुअल आदमी होगा उसके पास प्लूरल वोटिंग के अधिकार होने चाहिए। और वो अपने जो वाइफ थे उससे भी काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, इसीलिए वो जो विमेन राइट्स हैं
उसको प्रमोट करते हैं। वो बताते हैं कि सभी टाइप की आज के टाइम पे जो सोसाइटी है उसी में सभी टाइप की जो स्लेवरी है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन वुमेन जो स्लेवरी है वो अभी बरकरार है, उस पे हमें वर्क करना है। बेसिकली इसके बारे में भी वो बात करते हैं। अब इसमें क्या है कि आगे हम देखते हैं कि बर्नार्ड विलियम उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, यूटिलिटेरियंस कैन लीड टू मॉरल एलिनेशन। इस पे वो टी.एच. ग्रीन, मैंने आपको बताया था कि टी.एच. ग्रीन क्या करते हैं, उनको क्रिटिसाइज़ करने की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं वो ट्रांजिशन पीरियड के थिंकर हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो क्लासिकल लिबरलिज्म धीरे-धीरे कन्वर्ट हो रहा है किसकी तरफ, मॉडर्न लिबरलिज्म की तरफ। तो वो बताते हैं कि जो स्टेट का रोल है, क्योंकि टी.एच. ग्रीन तो मॉडर्न लिबरलिज्म से बिलोंग करते हैं, तो वो तो भाई स्टेट का रोल के बारे में वो बात करेंगे, स्टेट के वेलफेयरिज्म के बारे में भी बात करेंगे कि वेलफेयर का कॉन्सेप्ट ज़्यादा बड़ा है, स्टेट को वेलफेयर कॉन्सेप्ट के बारे में काम करना चाहिए। लेकिन यहीं पे आपके जे.एस. मिल क्या है, वो ट्रांजिशन उन्होंने क्या है, क्लासिकल लिबरलिज्म को भी देखा है, धीरे-धीरे मॉडर्न लिबरलिज्म को भी देख रहे हैं वो। तो उसको वही है कि लिबर्टी को भी साथ लेके चलना है, और जो पॉलिटिकल इकोनॉमी जो उनका इंपॉर्टेंट वर्क था, जिसमें वो जो स्टेट के इंटरवेंशन की बात करते हैं इकोनॉमी में, तो वो यही है कि दोनों ही जो ट्रांजिशन है लिबरलिज्म में, क्लासिकल से मॉडर्न की तरफ, उसके बीच में वो सेतु बांधने की कोशिश करते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट वर्क थे आपके जो जे.एस. मिल के, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे वो राइट टू वोट के साथ थे, कैसे उन्होंने विमेन जो राइट है उसको प्रमोट किया था, ठीक है? कैसे उन्होंने जो बेंथम का जो वर्क है यूटिलिटेरिज्म, उसमें जो क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है उसमें क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट भी ऐड करते हैं। क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में आता कहाँ से है? जब उनका मेंटल ब्रेकडाउन होता है 20 साल की उम्र में, तब वो पोएट्री और फ्रेंडशिप की वजह से तब वो समझते हैं क्वालिटी कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को वो यूटिलिटेरिज्म को रिफाइन करने की बात करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको जे.एस. मिल अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि इसमें आपको ऐसा लगता है कि कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या है, तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, वो मैं जल्दी से जल्दी आपका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? दूसरी बात ये है कि आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे काफ़ी मैंने क्विज़ फॉर्म में आपके हर टॉपिक के रिगार्डिंग क्विज़ फॉर्म में वहाँ पे क्वेश्चन पोस्ट किए हैं, वो जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा यही है कि आपके जो साथी है, जो पॉलिटिकल साइंस पीजीटी हो गया, सोशल साइंस हो गया, या आपका यूजीसी नेट हो गया, तो वो जो भी तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट आना है, वहाँ पे डायरेक्टली आप उनसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।